अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों से एक बात की माज़रत करूंगा कि आज 7 बजे का हमारा जो व्लॉग था वो आज हम नहीं कर सके, और उसकी वजह आप नाज़रीन ख़ुद जानते हैं कि रात सुप्रीम कोर्ट का जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ले के निशान के हवाले से जो फ़ैसला था, जो 7:15 बजे समाअत मुकम्मल हुई थी और 9:30 बजे का वक्त दिया गया था, ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। और फिर तकरीबन कोई 11:30 बजे जाके ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया। हमने अपनी व्लॉग बनाया, अपनी वीडियो तैयार की और 12 बजे के बाद तकरीबन 1 बजे के करीब उस वीडियो को हमने पब्लिक किया। तो इतनी ताख़ीर हो चुकी थी, तो आज जो 7 बजे की जो हमारी वीडियो होती है, जो एक अखबारनामा होता है, ख़बरनामा होता है कि आपको दिन भर की ख़बरें सुननी न पड़ें, तो वो हम नहीं कर सके। तो इस पे आपसे माज़रत चाहते हैं। और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे नाज़रीन ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कल इलेक्शन कमीशन का जो तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फ़ैसला था, जिसमें बल्ले का निशान ले लिया गया था, और फिर उस फ़ैसले पर जो पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ़ दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बहाल कर दिया। इस फ़ैसले पर नाज़रीन जो अभी तहरीरी फ़ैसला 5 सफ़हात का जारी किया गया है, इस फ़ैसले के जो अहम मंदरजात हैं वो सबसे पहले आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर एक नाज़रीन ऑडियो मंजर आम पे आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर मुशावरत और उसके साथ साथ बड़ी रकम की बारगेनिंग की बातें हो रही हैं। तो ये ऑडियो क्या है, ऑडियो का मामला क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात आगे चल के शेयर करेंगे। और हामिद मीर साहब के तज़किये से हवा कैसे निकली है, प्रोग्राम के आखिर में इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आप दोस्तों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए ज़रूरत है कि अगर हमने और आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आपकी सपोर्ट भी चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो गैर जानिबदार भी है, वो न्यूट्रल भी है और वो सच पे और हक़ पे मबनी है, तो फिर दोस्तों के साथ मिल के हमने अपने इस चैनल को जो है वो उठाना भी है और आगे लेके जाना भी है, और अपनी बात दूसरे दोस्तों तक, पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचानी भी है। तो आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये मुझसे आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन फ़ैसले पे बात कर लेते हैं। ये फ़ैसला जिसके अहम मंदरजात आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि तब से तरसीह तो अपनी जगह पे, लेकिन फ़ैसले में क्योंकि ये बाद में जारी किया गया, ये नाज़रीन काजी फ़ाइज़ साहब ने ये 13 सफ़हात का 5 सफ़हात का फ़ैसला है, जिसमें 13 सफ़हात काजी फ़ाइज़ साहब ने तहरीर किए हैं। पहले 6 सफ़हात मैं मुकम्मल तौर पे स्किप करूँगा, क्योंकि उन पहले 6 पैराग्राफ में जो फैक्चुअल नरेशन है, यानी कब क्या हुआ, किस महीने में, किस साल में, वो तमाम चीज़ें बयान की गई हैं। 7वें पैराग्राफ से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 3 रुकनी बेंच का, वो शुरू होता है। तो साथ साथ मंदरजात भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा उस पर अपना जो एनालिसिस है, जो तबसरा या तर्जिया है, वो भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो 7वें पैराग्राफ में नाज़रीन लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को उस वक्त नोटिस दिया कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नोटिस दिया कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बरसरे इक़्तिदार थी। ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को निशाना बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन की कोई बदनीयती या उसके अल्टीरियर जो मोटिव्स हैं वो इस इक़दाम में नज़र नहीं आते, और ना ही इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक किया है। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट किया। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो उन्होंने 13 सियासी जमातों के खिलाफ किया और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ किया, जिसको मुकम्मल तौर पर डीलिस्ट किया गया। ये जो इलेक्शन कमीशन के 13 सियासी जमातों के खिलाफ जो फैसले थे, PTI के साथ जो सलूक इलेक्शन कमीशन ने किया, वो उन सियासी जमातों के साथ किए गए बहुत सख्त सलूक था, लेकिन PTI के साथ इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा सलूक नहीं किया। अब नाज़रीन, इस पर बात ये है कि ये 21 मई 2021 को ये नोटिस जारी होता है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल में नाज़रीन जानना चाहूँगा, ताकि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो इस ऑर्डर में नहीं लिखी गई, वो भी आप नाज़रीन को पता चल पाएँ। 2013 में नाज़रीन PTI का इंटर पार्टी इलेक्शन होता है, उस पर वजूद्दीन साहब का तनाज़ा आता है, लेकिन हम उसको स्किप कर देते हैं। फिर 2016 में PTI का इलेक्शन होता है, जिसमें जहांगीर तरीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होते हैं। वो इलेक्शन 2019 में जाके, क्योंकि 3 साल का टेन्योर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन का, वो इलेक्शन 2019 में ख़त्म हो जाता है। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज जो बहुत बड़े हमारे दोस्त, हमारे तजियाकार, सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे साथी कह रहे हैं कि PTI के साथ ज़्यादती हो गई है, लेकिन वो इस बात को देखें कि 2019 में ये इलेक्शन डी हो गया था।
2019 में पीटीआई ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन करवाना था, लेकिन चूंकि इलेक्शन एक्ट में 5 साल लिखा गया है कि 5 साल का टेन्योर हो सकता है, लेकिन जो ये जो आउटर लिमिट इलेक्शन कमीशन के कानून में है, इलेक्शन एक्ट में है, ये 5 साल की है, लेकिन पीटीआई में आउटर जो लिमिट है वो 3 साल की है। तो इलेक्शन कमीशन ने 2 साल की ग्रेस तो ये दे दी। आप 2019 में इलेक्शन करवा लेते, आप 2019 में नहीं करवा सके तो फिर मई 2021 में अब आप देखें कि जो इम्तियाजी सलूकी या पीटीआई को निशाना बनाने की बात की जाती है, ये नोटिस इलेक्शन कमीशन का सिर्फ पीटीआई को नहीं था बल्कि तमाम सियासी जमातों को दिया गया था जिन्होंने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराया था कि अगर आप इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आपका जो सिंबल है वो वापस ले जाएगा। और उस पर भी जितनी सियासी जमातें उस नोटिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमें वक्त दे दें, इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को वक्त दिया। पैरा नाज़रीन 8 ये कहता है कि कागज़ का एक टुकड़ा पेश कर देने से साबित नहीं होता कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए, यानी कागज़ का एक टुकड़ा जो एक सर्टिफिकेट की कल अदालत में बात हो रही थी। पीटीआई ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि उसने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। 14 अरकान का जिक्र भी इस 8 नंबर पैराग्राफ में मौजूद है जो शिकायत लेके इलेक्शन कमीशन में गए थे, और इसमें ये जो 14 अरकान है सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि अपना इन्होंने ताल्लुक़ साबित किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बात बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अगर ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं थे तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने भी साबित नहीं किया कि ये उनके अरकान नहीं है, उनको निकाला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये कह रही है कि इन अरकान को निकालने का तरीक़ाकार इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 205 में दिया गया है। उस तरीके को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉलो करना था, लेकिन कोई चीज़ इन लोगों के, जैसे कि अकबर एस बाबर की बात होती रही कि आप दिखा दें वो रिज़ाइन कर गए हैं, पीटीआई के वकला कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सके कि ये हमने इनको पार्टी से निकाला था, ये हमारी पार्टी का फैसला है। आर्टिकल 205 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनकी मेंबरशिप और उनकी बानी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई। कोई एक चीज़ भी अकबर एस बाबर के खिलाफ नहीं दिखा सके। अब ये तमाम चीज़ें, यानी अकबर एस बाबर के हवाले से अगर फाइल पूरी करनी थी, ये काजी फायज़ साहब को जो टारगेट किया जा रहा है कि काजी फायज़ साहब का मवाजना साकिब निसार के साथ किया जा रहा है, क्या ये पीटीआई 2014 से अकबर एस बाबर उनके खिलाफ है, तो उसके खिलाफ जो प्रोसीजरल फाइल पूरी करनी थी आर्टिकल 205 के तहत, क्या वो काजी फायज़ साहब ने जाके करवानी थी, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट ने जाके मुकम्मल करवानी थी, पीटीआई ने खुद करनी थी। अगर वो कह रहे थे, उन्होंने फैसला कर दिया था अकबर एस बाबर या ये 14 लोग पार्टी के रुकन नहीं है, तो फाइल किसने मुकम्मल करनी थी, ताकि जब भी इलेक्शन कमीशन पूछे, कोई इदारा पहुंचे, आपके पास फाइल मुकम्मल पड़ी हो। तो ये काजी साहब का कसूर नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट का कसूर नहीं, ये किसी ने टारगेट नहीं किया, इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं, पीटीआई का अपना कसूर है। पैराग्राफ नंबर 9 नाज़रीन, पैरा 9 में कहा गया है कि जमहूरियत यह है कि हर एक को सियासी जमात में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अगर एक आगे आता है और वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, चाहे वो पार्टी का है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन है या जनरल इलेक्शन है, तो उसको ये मौका मिलना चाहिए। और इससे कम अगर होता है तो इसका मतलब ये है, तो बात जो है वो हाकमाना पसंदी से डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। यही होता है कि जब आप पिक एंड चूज़ करेंगे कि तू सेक्रेटरी पे आ जा, तू नायब सदर पे आ जा, तू वाइस प्रेसिडेंट पे आ जा, तू फलां जगह पे आ जा, तू फाइनेंस बन जा, तू वज़ीर इत्तलात बन जा, सेक्रेटरी इत्तलात बन जा, तो फिर वो इलेक्शन तो ना हुआ, वो तो सिलेक्शन हुई। तो उस बात की निशानदेही पैरा 9 में की गई है। और पैरा 10 में नाज़िर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। आर्टिकल 219 का जो सब्स क्लॉज ई है वो इलेक्शन कमीशन को कानूनी, यानी आईनी इदारा तो है इलेक्शन कमीशन, लेकिन उसको कानूनी इकदामात उठाने का भी जो है वो मैंडेट देता है। यानी जो इलेक्शन एक्ट है, यहाँ पे जो कानूनी इकदामात उठाने का आर्टिकल 219 ई में जिक्र किया गया है, वो इलेक्शन एक्ट और दीगर जो एक्ट हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ने परफॉर्म करना है उसका जिक्र किया गया है। आगे लिखा गया है कि आर्टिकल 208 के तहत, इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 208 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन सियासी जमात ने करवाने होते हैं। और उसमें यह भी लिखा गया है आर्टिकल 208 में कि तमाम मेंबरान को नॉमिनेशन पेपर फराहम किए जाएंगे। और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो मकाम था वो नॉमिनेशन पेपर के भी नहीं बताया गया, कहाँ से मिलने हैं कहाँ से नहीं मिलने, कल की अदालती कार्रवाई से भी वाज़ेह हुआ था, और मकाम भी नहीं बताया गया। तो अब इस पर नाज़िम पैरा 10 पे अगर हम तबसरा करें तो ये जो तमाम मेंबरान को बराबरी का मौका देने की कानून में बात की गई है, क्या ये साजिश काजी फाइज़ ईसा ने की, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट ने की? अगर आपने, बल्कि कल तो आप देखना कि अकबर एस बाबर के हवाले से कितने मौक़िफ़ लिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, माज़रत के साथ ये मौक़िफ़ उन्होंने लिए जो मैं बता रहा हूँ। कभी कह रहे थे कि हमारे मेंबर हैं, कभी कह रहे थे हमारे मेंबर नहीं हैं, और कभी कह रहे थे कि हमने इनको नॉमिनेशन पेपर फराहम किया, इन्होंने इलेक्शन खुद नहीं लड़ा। तो कितने आपने मौक़िफ़ बदले, और फिर आपने खुद अदालत में एतराफ़ भी किया
कि हमारा इलेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जब आप एतराफ़ कर रहे हैं तो मलबा काजी फायद साहब पे, एस्टेब्लिशमेंट पे कैसे डालेंगे? अली ज़फ़र साहब ने 2 बार एतराफ़ किया, मैंने कल को आपको पढ़ के सुनाया। मैं अभी भी वीडियो के आखिर में आपको वो निकाल के दिखा दूंगा, वीडियो स्टॉप करूंगा, आपको निकाल के दिखाऊंगा कि अली ज़फ़र साहब अदालत में कैसे एतराफ़ कर रहे थे। लेकिन ये जो बात है नाजरीन कि मौका नहीं दिया गया, तो ये साजिश क्या काजी फायसा ने की है? काजी फायसा ने तो नहीं की, ये एस्टेब्लिशमेंट में नहीं की, ये तमाम चीज़ें इन्होंने खुद पूरी करनी थी। अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा था तो उसको नॉमिनेशन पेपर दे देते। और जो मकाम की बात कर रहे हैं, तो मकाम के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है कि आपके 8 साढ़े 8 लाख मेंबर थे। अब हमारे बहुत सारे दोस्त तबसरा कर रहे हैं कि देखें ये 8.5 लाख लोग अगर ये इस्लामाबाद में करवा देते, लाहौर में करवा देते तो पकड़े जाते। मकाम इसलिए नहीं बताया गया। ओ भाई, क्या लॉजिक क्या है इस बात की? 8.5 लाख तो छोड़ें, पेशावर के मकाम पे या इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाते, लाहौर में इलेक्शन करवाते, जिस जगह पे 50,000 लोग भी, छोड़ें 8.5 लाख को, 50,000 लोग भी इकट्ठे हो जाते, क्या वो 50,000 लोग पुलिस पकड़ सकती थी? फर्ज करें पकड़ सकती थी, 10,000 लोग भी पुलिस नहीं पकड़ सकती, खड़े हुए लोगों को हाथ नहीं लगा सकती है। GHQ पे जो हमला हुआ था, जो कोर कमांडर लाहौर पे हमला हुआ था, चलें इस बहस में भी नहीं जाते किसने किया, लेकिन कितने लोग थे? 1500, 2000, 3000 से ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो फिर आगे जो पुलिस वाले होते हैं वो रजिस्ट नहीं कर पाते। इमरान खान साहब की ज़मान पार के घर जब अदालती नोटिस की तामील के लिए जाते थे पुलिस वाले, कितने लोग होते थे? क्या नोटिस की तामील करवा पाते थे? 2-2.5 हज़ार बंदा नहीं होता था, लेकिन नहीं तामील होती थी। तो अगर पेशावर में या लाहौर में इलेक्शन करवाते या इस्लामाबाद में करवाते, 50,000 बंदे वहाँ पर जमा होते, पुलिस की जरूरत नहीं थी हाथ लगा के दिखाते। और फिर जो सिक्योरिटी कंसर्न की बात कर रहे थे, क्या पेशावर में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी? नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, निगरान हुकूमत थी। अगर कार्रवाई करनी होती तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था ना कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। आगे से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मकाम बता दें कहाँ पे इलेक्शन कराना है, इन्होंने मकाम नहीं बताया। तो क्या मकाम नहीं पता था लोगों को? सबको पता था, सबको पता लग गया था। लेकिन सवाल ये हो रहा था कि जो आपके कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जो मेम्बरान थे, उनको आपने कैसे बताया? व्हाट्सएप के ऊपर तो आप 8.5 लोगों को पैगाम नहीं भेज सकते। बताएं किस तरीके से भेज सकते? नहीं भेज सकते। पता नहीं कितना आपको वक्त लग जाएगा 8.5 लोगों को, 8 लाख लोगों को आपको मैसेज करने के लिए। कितने पैगाम भेजने पड़ेंगे, कितने हज़ारों पैगाम भेजने पड़ेंगे। तो आगे पैराग्राफ नाज़रीन 11 है। अब जजेस पे तनकीद तो हो रही है। और सदीक जान साहब, आपको याद होगा कि पिछले दिनों ने एक ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, ये लीगल टीम खान साहब को मरवाएगी। तो जब खुद एडमिट कर रहे हैं, PTI के अपने लोग एडमिट कर रहे हैं, तो फिर जब आप गए अदालत में, ये पैराग्राफ 8-11 में लिखा गया है कि जब आप बार बार ये कह रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं है किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायज़ा लेने का, तो फिर आप हिट किसको करेंगे? मिलिट्री कोर्ट वाला केस था ना नाजरीन, एतजाज़ हसन साहब पटिशन लेके आए, खोसा साहब लेके आए, जवाद ख्वाजा साहब लेके आए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट की जो ट्रायल करने वाली सिविल लोगों को उठा के फौजी अदालतों में डालने वाले जो सेक्शन थी, जो प्रोविजन थी, जो आर्टिकल थे, उनको भी चैलेंज किया था। अब ये लाहौर हाई कोर्ट चले गए, अब ये पेशावर हाई कोर्ट चले गए, और सदीक जान की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो कि इमरान खान साहब के वकला उनको मरवाएंगे। अब दोनों जगहों पे, चाहे आप पेशावर हाई कोर्ट वाली इनकी पटिशन निकाल के देखें, चाहे लाहौर हाई कोर्ट वाली पटिशन निकाल के देखें, किसी भी फोरम पे तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से जो सेक्शन 215 है, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, उसको किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया गया कि ये जो आर्टिकल 215 है जिसके तहत किसी सियासी जमात से इलेक्शन कमीशन पार्टी सिंबल ले सकता है, आप बार बार जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं, पार्टी सिंबल ले नहीं सकते, आपने इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि PTI ने और पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में इस सेक्शन को किसी जगह चैलेंज नहीं किया। तो क्या ये जाके कानूनी मामलत काजी फायसा ने देनी थी PTI की लीगल टीम को कि आप इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 को चैलेंज करें, अदरवाइज आपको रिलीफ नहीं मिल सकता। बल्कि एक चीज़ और भी बता दें, जो अदालती फैसले में लिखी गई है उस पर भी इन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाया PTI की लीगल टीम ने। पेशावर हाई कोर्ट तो चले गए इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, बैरिस्टर गौर साहब, एक इनके PTI के शेखपुरा का कल हमने जिक्र किया था, गुजरांवाला के साबिक सेक्रेटरी का जिक्र किया था, वो भी पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए थे। जैसे जवाद साहब ने वो पटिशन सुनी थी, हमने गालिबन 4 दिन पहले उस वीलॉग में बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मैं तारीखी फैसला दूंगा। उस फैसले में
जज साहब ने जहां ये पटिशन ये कहते हुए फारिग कर दी, मुस्तरद कर दी क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वो फैसला करे, लेकिन साथ में जज साहब ने यह भी लिख दिया कि जब तक तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से जो आर्टिकल 215 है, आर्टिकल 208, 209 है, उसको चैलेंज नहीं किया जाता, तब तक इनका रिलीफ बन नहीं सकता, क्योंकि ये आर्टिकल्स इलेक्शन कमीशन को इंपावर करते हैं किसी भी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा लेने के लिए। तो ये फैसला भी आपके सामने आ गया था, फिर भी आपने किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया, तो किसकी गलती? सदीक जान तो फिर ठीक कह रहे हैं कि मरवाया खान साहब की लीगल टीम ने है, लेकिन फिर मुद्दा आप काजी फाइज साहब पे कैसे डालेंगे, आप इस्टेब्लिशमेंट पे कैसे डालेंगे? आगे नाज़रीन, जो अगला पैराग्राफ है उसमें 11 में भी लिखा गया कि अगर कोई पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती तो उससे वाबस्ता जो फ़ायदे हैं, यानी जो बल्ले का निशान है, ये केस इंट्रा पार्टी इलेक्शन का था, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही कराएं, आपको आपका इंतखाबी सिंबल मिल जाएगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच भी साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन आप इलेक्शन सही नहीं कराते तो फिर आप सिर्फ उसको इलेक्शन सिंबल का केस नहीं कह सकते, सिंबल आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जुड़ा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। 12 पैराग्राफ में कहा गया कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि तमाम जो प्रोविजन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज नहीं की, अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मान लें तो फिर तमाम प्रोविजन जो है वो रिडंडेंट हो जाएंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने अगर कुछ करना था तो भाई इन आर्टिकल को चैलेंज करते, इनकी वायरस को चैलेंज करते, अदालतें उनका जुडिशल रिव्यू करती, आपने ये नहीं किया। अब ये नालायकी किसकी है? अब ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो मामला था कि फ़ायदे मिलने हैं, क्या इनको नहीं मालूम था? इनको मालूम था कि अगर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे तो हमको पार्टी सिंबल मिलेगा। ये भी कल एतराफ़ किया अली ज़फ़र साहब ने कमरा अदालत में कि जब हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार पाया तो हम लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। ये 2022 वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन साथ में हमने इसलिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा दिया कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कोई इकदाम ना उठा सके। तो जब आपको सब कुछ मालूम था और पहला आपका 2022 का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया था, तो फिर 2 दिसंबर 2023 का आपने इलेक्शन करवाते तो आप इसको तो ठीक करवा लेते। जब आप कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन आपको टारगेट कर रहा है, ये इलेक्शन एटलीस्ट ठीक तो करा लेते कि आपके ऊपर कोई क्वेश्चन न कर सके। जब आप कह रहे हैं कि हवाएं आपके खिलाफ चल रही हैं तो आप अपनी फाइल तो मुकम्मल रखें, अपना पेपर वर्क तो पूरा रखें, अपना पेपर वर्क तो पूरा करें। क्या ये काजी फैसल साहब ने जाके करवाना था? आगे पैरा 13 में इलेक्शन कमीशन की अपील एक्सेप्ट कर ली और इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया गया। अब इस फैसले के ऊपर हामिद मीर साहब, इंतहाई उनका एहतराम है, लेकिन इख्तलाफ करना भी हमारा हक बनता है, लेकिन इख्तलाफ इसी तरीके से करेंगे कि उनकी जो ज़ात है वो उनकी तज़हीक या तौहीन ना हो। तो हामिद मीर साहब ने कल ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि काजी फैसल साहब या साकिर निसार में क्या फ़र्क रहा, और फिर ये भी कह दिया कि दोनों एक जैसे हो गए। 2018 में साकिर निसार ने किया था, अब काजी फैसल साहब ने कर दिया। तो इन दोनों केसेस का मुकाबला नहीं है, तकाबले जायज़ा नहीं लिया जा सकता। साकिर निसार साहब के दौर में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं थी, सब कुछ कमरा अदालत के अंदर होता था, लेकिन अंदर से साफ़ी रिपोर्ट करते थे, पता चलता था। लेकिन ये तो सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग पे पूरी पाकिस्तान की आवाम, पूरी दुनिया देख रही थी, और पूरी दुनिया देख रही थी कि वहाँ पे PTI के वकला एडमिट कर रहे हैं, जो मैंने अभी बात की है कि जनाब अली ज़फ़र साहब ने एतराफ़ किया कि हमारा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ। तो जब PTI के वकला खुद कमरा अदालत में ठहर के एतराफ़ कर रहे हैं तो उस पर अदालत बताएं क्या कर सकती है। आप तो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। तो जब आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो फिर इस पर काजी फैसल साहब क्या कर सकते हैं? क्या काजी फैसल साहब ने जाके उनका इलेक्शन ठीक करवाना था? और फिर हामिद मीर साहब ने कि इलेक्शन कमीशन, ये भी देखे ना, जजेस ने एक हल्फ उठा रखा है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का, कानून को प्रिजर्व करने का, कानून की बालादस्ती का। अगर कानून ये कह रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन PTI का अपना ये कहता है कि आपका इलेक्शन कमीशन 6 अरकान पे मबनी होगा, तो जब 6 अरकान वाला इलेक्शन कमीशन आप बनाते नहीं हैं, आप एक बंदे से इलेक्शन करवा देते हैं, तो वो कानूनी तरीके से कैसे जायज़ होगा? कानूनी प्रोविजन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा करना था। 2019 में इलेक्शन होना था, 2022 तक नहीं करवाया गया, 22 में कराया, वो भी उसमें कानून को फॉलो नहीं किया गया। 23 में करवाया तो कैसा भोंडा करवाया कि वो भी आपने पूरा नहीं किया। पूरे पाकिस्तान को पता है कि अदालत कल पूछती रही कि आपके जो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे उनसे आपने खुद 50,000 की फ़ीस लगा रखी है कि जो इलेक्शन लड़ेगा 50,000 की फ़ीस देगा। तो आपके जो 91 लोग बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, आपने उनसे 50,000 रुपये फ़ीस ली होगी, वो क्या अकाउंट में जमा हुई?
पीटीआई के वकीलों ने कहा कि नहीं, वो हमने कैश में ली थी। अदालत ने कहा रसीदें दिखा दें कि कैश में कहां पे ली, बल्कि अदालत के पूछने से पहले इनको लेके आनी चाहिए थी। तो ये फाइल नामुकम्मल काजी फायसा ने कराई। हामिद मीर साहब जो काजी फायसा साहब को शिकवा कर रहे हैं, क्या ये काजी फायसा साहब ने कराई? नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन पीटीआई का काजी फायसा साहब ने बनाया। और जो 3-4 मौक़िफ़ इन्होंने लिए अकबर एस बाबर के हवाले से, क्या वो काजी फायसा ने कहा था कि आप अपना मौक़िफ़ चेंज करते रहें? अली ज़फ़र साहब ने जो एतराफ़ किया, क्या वो काजी फायसा ने कहा था कि आप एतराफ़ कर लें? केस तो इनका खुद नहीं था, कानून का इन्होंने खुद फॉलो नहीं किया। तो जब आप कानून को फॉलो नहीं करते, उसके कॉन्सिक्वेंस फिर आपको फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मैं साथ साथ वो सर्च कर रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे मिल जाए। हाँ, वो दूसरे सेशन में गालिबन हुआ था जब मैं अभी निकाल लेता हूँ, अभी निकाल लेता हूँ, नहीं तो मैं स्टॉप करके निकालूंगा। मैं क्या स्टॉप करके निकालूंगा यहाँ पे नाज़रीन। अच्छा, सदीक जान वाला मैंने जिक्र कर दिया। तो विजय सदीक जान साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीटीआई की लीगल टीम ने मरवाया, तो काजी फायसा साहब ने मलबा कैसे डालेंगे। और हमारे एक साथी हैं, वो भी कल कह रहे थे कि जो साकिर निसार ने किया, वो असदुर साहब ने अपना, असदुर हमारे भाई, उनके साथ भी एहतराम का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, भाइयों का रिश्ता है। तो वो भी इस कानूनी एंगल पे बात नहीं कर रहे थे, इस पे कह रहे थे कि अकबर एस बाबर और बाकी पीटीआई के लोग आए थे, उनको मान लिया गया। भाई अगर वो नहीं थे तो पीटीआई ने ही अपनी फाइल पूरी करके वहाँ पे दिखानी थी ना, कि भाईजान ये हमारे बंदे नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई करके हमने फैसला कर रखा है और ये फैसला इनको पार्टी से निकालने का इन्होंने किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया, तो फिर पीटीआई का मौक़िफ़ माना जाता। लेकिन पीटीआई के पास तो फाइल में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। और फिर वो सिक्योरिटी वाली बात भी की कि इनको सिक्योरिटी कंसर्न था, पेशावर में चले गए थे, तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न इनको पेशावर में भी था। लेकिन उससे हट के 8.5 लाख वोट होने का जो दावा करते हैं, अगर 50,000 जैसे मैंने पहले कहा जमा हो गए, तो आप पुलिस को जितनी मर्जी वहां पे नफरी लगा दें, उस 50,000 लोगों के सामने वो नफरी कुछ भी नहीं कर सकती, किसी को छू नहीं सकती, किसी का बाल भी बाका नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो मुबैना ऑडियो लीक का मामला है। अब आपके सामने है कि मलबा सारा डाला जा रहा है काजी फायसा साहब पे, कि काजी फायसा साहब ने ये कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फलां कर दिया। लेकिन नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक ऑडियो मंजर यहाँ पे आई, उसमें कहा गया कि बैरिस्टर गौहर साहब के गालिबन कोई असिस्टेंट हैं और कोई शोएब शाहीन साहब के असिस्टेंट हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। और उसमें ये सुना गया जिसमें वो दोनों कह रहे हैं कि पार्टी में बात हुई है, गौहर साहब ने बात की है कि ये फैसला जो हमें पेशावर हाई कोर्ट से मिला है, हमारा बल्ले का निशान बहाल हुआ है, ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये फैसला उड़ जाएगा। और उसमें फिर पार्टी के टिकटों के हवाले से बात हो रही है कि जब ये चीज़ नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला उड़ जाएगा, तो जितने पैसे पकड़ सकते हैं, अब तो कोई टिकटों के पैसे नहीं दे रहा, तो 2 करोड़ मिलते हैं पकड़ लो, जितने मिलते हैं पकड़ लो। अब वो ऑडियो पिछले दिनों, चंद दिन पहले जो ये लीक हुई, मंजरेआम पे आई, सोशल मीडिया पे चलती रही, उसकी भी किसी जगह पे तरदीद नहीं हुई। लेकिन ये ऑडियो आई है, मैंने अपने कानों से सुनी है, आप नाजरीन के नज़रों से भी गुजरी होगी, आप नाजरीन भी सुनी होगी। तो ये तो पार्टी के अंदर एक सोच पहले पाई जा रही थी कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बरकरार नहीं रखेगी। लेकिन एक लम्हे के लिए, बल्कि हम इस ऑडियो को साइड पे भी रख देते हैं, जिन मैंने सुकम्स की, डेफिशिएंसीज की, खामियों की निशानदेही की है, वो किसकी तरफ से हुई? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई। वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आपने ये, सुप्रीम कोर्ट ने वो फाइलें पूरी नहीं करवानी थी, इलेक्शन कमीशन ने वो फाइलें पूरी नहीं करवानी थी, एस्टेब्लिशमेंट ने वो पेपर वर्क पूरा नहीं कराना था। कानून को फॉलो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, इन हालात में जब खुद कहते हैं कि हवाएं हमारे खिलाफ हैं, हमें मौका नहीं मिलता, हमारे खिलाफ एक्शन हो जाते हैं, तो फिर आपने एक एक चीज़ पूरी करके लेके जानी थी, बल्कि एक्स्ट्रा इकदाम आपने उठाने थे। आपने एक्स्ट्रा क्या उठाए हुए थे? आपने तो जो करने थे आपने वो भी पूरे नहीं किए। तो किसी पे शिकवा देने के बजाय अपने गिरबान में झांकें कि हमारी अपनी क्या गलतियां हैं, हमारी गलतियों के नतीजे में आज ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।